आपको उत्तराखंड के चंपावत से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित कर क्या कुछ कह रहे आपको सुनाते हैं। देश के अंदर तुष्टिकरण का काम चलता था और हम सब लोग जिन रामलला के बारे में, ये चंपावत की भूमि, ये टनकपुर की भूमि, ये बनबसा की भूमि, यहाँ से भी जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवा की थी और राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आदरणीय महाराज जी के गुरु जी महंत अमरनाथ जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन वहां पर अयोध्या के अंदर चला था और हम सब लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैं बताऊं आपको, पिछले साल जब मैं अयोध्या गया था और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने देखा था कि भगवान रामलला टेंट के अंदर विराजमान है। टेंट लगा हुआ है और उसके नीचे रामलला है और लंबा कालखंड बीत गया ये देखते देखते कि कब रामलला की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण का काम पूरा होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और वो भव्य रामलला का मंदिर केवल एक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बनारस गया था। मैंने बनारस में भी देखा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए तंग गली हुआ करती थी, इतनी तंग गली होती थी कि वहां पर कुछ लोगों का निकलना भी मुश्किल होता था। और कोई अगर शिव भक्त कोई बाबा विश्वनाथ को अगर गंगा जी का जल लाकर अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैं 14 दिसंबर को जब मैं बनारस गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य कि मैं गंगा जी से जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, महादेव जी को अर्पित कर पाया। तो उसके पीछे हमारे मोदी जी और योगी जी का वहां पर जो भव्य निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा हूं, इसलिए भली भांति में जानता था वहां पर किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। आज सारी की सारी वहां पर एक तरीके से सीधे सीधे, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है वहां बुलडोजर चलेगा। और हमने कहा है महाराज जी आप वहां बुलडोजर चलाएंगे, उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहाँ पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिथक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहाँ पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड, क्योंकि देवभूमि है, ये हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ है, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी
सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद वो एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता इस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहां से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, ये मां पूर्णागिरी की भूमि है, ये मां शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये मां हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणकोटी मैया का स्थान है, ये हमारा मां बहराई का स्थान है, ये हमारा बाबा बयानपुरा का स्थान है, ये घटोत्कच की भूमि है। इस पूरे चंपावत विधानसभा में इतने सारे देवी देवताओं के स्थान है और मैं समझता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय कैलाश जी ने जिस प्रकार से मुझे यहां से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी और मेरा भी मन था, क्योंकि मैं बचपन से मां पूर्णागिरी आता रहा हूं, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी की शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था। ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मैंने महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे, पूरे दिन भर मां शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे, बाहर आने के बाद रेत पोत में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार नहीं, निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था मैं पूरे साथियों के साथ। 5 घंटे तक मैं बहुत कठिन नहीं हूं। बहुत जानते हैं ना जाना, बहुत कठिन जानते हैं ना जाना, वो जानना, थोड़ा हाथ उठा दिए एक बार, सब जानना। तो रत्न व्याकुल जो है केवल और केवल या तो शारदा जी में महल बहुत काट कर मैं ठूल हो रही हूं, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करने की ना यहाँ का अवसर में मिल रही मां पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पत्तों से कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में, आज मुझे में 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकनाबाद लगभग मैं 7-8 जगह 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ और मैं लेकिन सब जगह मैंने पूनम कि चुनाव में हम सब लोग तम जीतू मरिया, तो मैं आज तमुंदे ये पुनः गा रही हूँ कि तुम सब जीतू बच्चा, लेकिन आज मुझे ये पूछे कि अब जितन न मरिया, अब जितून की ना अमिल 31 तारीख सबल ने वोट हलन की ना जान से। और जो 2 नंबर में था कमलों फूल, अब तो चलो सबन अब नंबर पे था, कौन से नंबर में है? 2 नंबर में। तो सवेरे से लेके शाम तक सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में
श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गौतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए।